एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर पीएनएसटी के लिए बेसिक केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और जहां मैं आपको केमिस्ट्री को जीरो लेवल से कैसे स्टार्ट करना है उसको लेकर के लगातार अब वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा। इस पर्टिकुलर सीरीज में आज आपके सामने परमाणु संरचना को कैसे बेसिक से हैंडल करना है वो सिखाने जा रहा हूँ। अभी मैं बेसिक ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर रहा हूँ, किसी टॉपिक बेसिस पर नॉलेज अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री को एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करते हैं ताकि आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आए, उसको आप एंजॉय कर सके। ज़्यादातर स्टूडेंट गलती क्या काम करते हैं, केमिस्ट्री को स्टार्ट ही अलग तरीके से करते हैं, इसलिए कभी समझ में नहीं आती है। जैसा फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है वैसा केमिस्ट्री भी अपने आप में एक टफ सब्जेक्ट है पीएनएसटी एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पीएनएसटी के लिए टारगेटेड टेस्ट सीरीज 199 की जिसका अप्रूवल खुला हुआ है। अगर आप चाहते हैं टारगेटेड टेस्ट सीरीज से जुड़ना जिसमें पांचों सब्जेक्ट का आपको टेस्ट दिया जाएगा और सारा का सारा सिलेबस उस पर्टिकुलर टेस्ट में कवर कराया जाएगा, तो ज्वाइन करना चाहते हैं। साथ में फिजिक्स की 249 रुपये की लाइव क्लास कंटिन्यू चल रही है। ज्वाइन जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए या फिर आप टेलीग्राम पर चले जाइए जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात, परमाणु संरचना। केमिस्ट्री को जीरो लेवल से स्टार्ट करने के पहले एक बेसिक माइंडसेट बनाने की जरूरत पड़ती है और बेसिक माइंडसेट आपका बनता है परमाणु संरचना से, जहां पर हम किसी एलिमेंट को उठाते हैं और एलिमेंट को उठाने के बाद बिल्कुल जीरो लेवल से कि भाई ये क्या क्या चीजें हैं, एकदम जीरो लेवल से कि किसी हम ये मान के चल रहे कि किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है तो वो कैसे कर सकता है। तो सबसे पहली चीज ये मान के चली कि आपको कुछ नहीं भी आता है तो कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज ये जो बीच में जो आपको जो दिख रहा है ये स्फीयर या गोला जो दिख रहा है, ये बीच में जो स्फीयर या गोला जो दिख रहा है ये बहुत ही अत्यंत ठोस प्रकार की कोई चीज है जो कि गोलाकार आकार का है और इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। पहली चीज आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बता दे रहा हूं, नाभिक कहते हैं। और इस पर्टिकुलर नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के दो पार्टिकल्स होते हैं। ये अत्यंत सॉलिड होता है और ये जो अत्यंत सॉलिड या अत्यंत जो ठोस होता है ये सेंट्रलाइज होता है, केंद्रीय होता है और ये पूरे के पूरे किसी एलिमेंट के परमाणु या किसी तत्व के परमाणु का सारा मास जो है यहाँ पर केंद्रित होता है। और उस केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाम के दो पार्टिकल होते हैं, जहां पर न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। क्लियर हो गया। और एक और चीज, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अब आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, इसकी बेसिक वीडियोस इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। उसके लिंक आप देख लीजिए या फिर स्क्रॉल करके आप पीछे जा करके वो वीडियोस देख लीजिए, मैंने डिटेल में सब डेटा दे दिया। ठीक है। तो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में रहते हैं और आगे जाकर के यही दोनों पार्टिकल नाभिकीय बलों के उत्पन्न होने का कारण बनते हैं। मतलब नाभिक के अंदर, नाभिक है क्या चीज, नाभिक इस पूरे के पूरे परमाणु का द्रव्यमान संभाल करके रखा हुआ है, लेकिन द्रव्यमान संभाल करके रखने के लिए जो जिम्मेदार जो पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। जहां न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है और उसकी वैल्यू कूलाम आवेश में मैंने आपको बता दिया। और यही दोनों पार्टिकल जब इनकी वैल्यूज या इनका अनुपात अगर अनबैलेंस हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, तो आगे जाकर के नाभिकीय विखंडन जैसी या नाभिक से कुछ विकिरण या नाभिकीय अनबैलेंसिंग जैसी या नाभिक से द्रव्यमान क्षति जैसी, मैं यहाँ जितने वर्ड आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूँ वो अपने आप में सब टॉपिक होने वाले हैं आगे जाकर के यूनिट वाइज। ठीक है। तो नाभिकीय द्रव्यमान की क्षति या नाभिकीय विकिरण या नाभिकीय अनबैलेंस ये या नाभिकीय रेशियो का बदल जाना या नाभिकीय बलों का उत्पन्न होना, इन दोनों ही पार्टिकल के बीच का मामला होता है। उसके बाद बात करते हैं ये क्या चीज है, ये जो राउंडेड जो चीज दिख रही है, ये जो सर्कल दिख रहे हैं, ये सर्कल नहीं है एक्चुअल में, ये इलेक्ट्रॉन का वो जगह है या वो रास्ता है या वो पथ है जहां पर वो गति करते रहता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है आवेश की वो बराबर लेकिन विपरीत होती है। और जहां कहीं भी आवेश बराबर में विपरीत हो जाते हैं तो विद्युत आकर्षण बल के कॉन्सेप्ट पैदा होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगता है, तो विद्युत आकर्षण बल की वजह से ये दोनों बंधे होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विद्युत आकर्षण बल की वजह से बंधे होते हैं। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विद्युत आकर्षण बल की वजह से अगर बंधे हैं तो याद रखिए
जितने नंबर में प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर में आपका इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज कैसी होगी, बराबर। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज अगर बराबर हो गई उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा परमाणु उदासीन होगा। क्यों उदासीन होगा? क्योंकि दोनों के दोनों जो पार्टिकल है उनके ऊपर समान लेकिन विपरीत आवेश है, इसीलिए टोटल आवेश की जो वैल्यू या परिणामी आवेश की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। इसीलिए ऐसा परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर हो गई तो ऐसा परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। फिर बात यह आती है कि इन पर्टिकुलर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसके लिए भी मैंने बेसिक वीडियो बता दिया कि 2n² इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 भरे जा सकते हैं क्योंकि n बराबर कक्षा का क्रम है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, उससे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2। पहली कक्षा में 2, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये जो 2 8 18 जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 8 18 जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी कोई तो एनर्जी लेवल होगी। क्योंकि ये जो कक्षा है इसको हम क्या कहते हैं, कक्षा। ये जो कक्षा या जो ऑर्बिट है, ये कक्षा या जो ऑर्बिट है, इसी को आगे जाकर के क्या बोला गया है, इसी को आगे जाकर के क्या बोला गया, ऊर्जा स्तर। और ऊर्जा स्तर K, L और M और ये N। अंदर वाला K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, O आगे चलता जाएगा। फिर बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी कोई एनर्जी लेवल होगी। क्योंकि आप इसको कक्षा या ऊर्जा स्तर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हाँ इनका ऊर्जा स्तर होता है और उसका जो मापन होता है इसके केंद्र से होता है। केंद्र से मापन किया जाता है कि केंद्र से टोटल एनर्जी कितनी है इन कक्षाओं की, या इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी है, या इन कक्षाओं में लगातार घूमते रहने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास में कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं वो जो एनर्जी होती है ENA = -13.6/n² के बराबर होती है। फिर बात यह आती है कि जो एनर्जी है, इस एनर्जी का कैलकुलेशन कौन सी दो एनर्जी के थ्रू किया गया होगा। तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्योंकि वो लगातार उस पथ में गति कर रहा होगा। और दूसरी जो एनर्जी आती है वो स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा। याद रखिए, स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है भी, स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों एनर्जी का जो योग होता है, क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के पास में जो एनर्जी होती है किसी कक्षा या किसी ऊर्जा स्तर में, वो कौन सी दो एनर्जी का परिणाम होता है। तो वो होता है आपका गतिज ऊर्जा और स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा की वजह से किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन ऐसा किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का मतलब ये कि जिस रास्ते में, जिस पथ में, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसके पास इतनी एनर्जी होगी, या वहां पर गति करते रहने के लिए उसके पास इतनी एनर्जी होगी, या उस पर्टिकुलर कक्षा का एनर्जी का लेवल ये होगा। कम अगर हो गया तो उससे इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उससे अलग हो जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा। तो ये बेसिक कंडीशन होती है और इसी के बेसिस पर आगे जाकर के आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपने आप पैदा होते चले हैं। ठीक है भी, अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि एक परमाणु संरचना में कितनी सारी चीज़ें छुपी हुई होती है और वो कहाँ कहाँ पर होती है। अगर फिर बात करते हैं कि जैसे ये ऊर्जा स्तर हो गया, तो फिर आपने क्या सुना होगा कि SPDF भी सुना होगा। तो ये SPDF आपको पता है ये एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कक्षा होते तो वैसे भी आपके कैसे होते, कक्षक होते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहले वाले में आपका क्या होगा, S होगा, दूसरे वाले में S भी होगा और आपका P भी होगा, तीसरे वाले में आपका S भी होगा, P भी होगा, इसके अलावा आपका D भी होगा। ठीक है भी, इसके अलावा चौथे वाले में आपका S भी होगा, P भी होगा, इसके अलावा D भी होगा और F के 7 डिब्बे भी होंगे। इनके जो भी 5 होते हैं, ये आपके 3, ये 1 और ये आपका 7। तो ये आपका S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। तो इस प्रकार से ये जो कक्षाएं होती है आगे जाकर के इन उपकक्षकों में या SPDF में डिवाइड हो जाती है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। और इन्हीं फिर ये जो कक्षा के बाद जो कक्षक बनते हैं SPDF वाले, इन्हीं में फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कुछ नियमों से भरे जाते हैं। अब इसके बारे में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में फिर आपके पास में 3 नियम आ जाते हैं। एक आपका ऑफ-बाउ का नियम आ जाता है, फिर उसके बाद फिर आपका पाउली का नियम आ जाता है, फिर उसके बाद फिर आपका हुंड का नियम आ जाता है। तो सोचिए कक्षा के बाद बनने वाले जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन किस टाइप से भरे जाएंगे और उनके रूल रेगुलेशन के बेसिस पर 3 नियम आ जाएंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन के 4 नेचर भी होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के 4 नेचर होते हैं।
एक नेचर होता है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, उसके बाद आपका होता है द्विगुणसी क्वांटम संख्या, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे इन्हीं कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज को जानने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की स्टडी करनी होती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए यहाँ पर जाता है, इस कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है, या इस कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर जाता है, अच्छे से समझिए, यहाँ से अगर वो वहाँ जाता है या वहाँ से यहाँ जाता है तो स्पेक्ट्रम बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पेक्ट्रम। मैं यहाँ पर सारे जो वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम बनते, फिर स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियां बनती, लाइमन श्रेणी से लेकर के पेफुंड श्रेणी आपने सुनी होगी। तो ये जो कक्षाओं के बीच में जो आदान प्रदान होता है इलेक्ट्रॉन का या उत्सर्जन जो होता है उससे कुछ श्रेणियां बनती है। हाइड्रोजन मॉडल में उसकी स्टडी की जाती है, और हाइड्रोजन मॉडल में जब स्टडी की जाती है तो उन स्पेक्ट्रमों को अध्ययन करने के लिए कुछ विशेष श्रेणियों का नाम दिया गया है, जो कि लाइमन श्रेणी से लेकर के पेफुंड श्रेणियां होती है। तो उनका एक अलग से स्टडी करना होता है। देखिए यहाँ कितने सारे टॉपिक खुल रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम परमाणु संरचना के अंदर है। देन उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बता दी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बता दिए। सेंटर से कौन सा इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है वो आपकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला R = 15.9 इंटू एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एंगस्ट्रम में। और आप जानते हैं एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंगस्ट्रम क्या होता है? 10⁻⁻10, कि भाई कौन सी कक्षा कितनी दूर पर है, तो 52.9 इंटू एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर मतलब कक्षा का क्रम, जो कि अंदर से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्क्वायर करते जाएंगे और रेडियस निकालते जाएंगे। ये हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग चलता है। उसके बाद अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए दूसरी कक्षा में अगर छलांग लगा रहा है, तो उसका जो छलांग लगाते समय जो उसकी जो तरंगदैर्घ्य बनेगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है लैम्डा = h/mv। डिब्रोगली समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो लैम्डा = h/mv का इस्तेमाल जब कक्षा से दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा और कोई तरंग अगर उत्पन्न होगी तो तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिब्रोगली। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए अगर यहाँ से वहाँ चला गया और उसकी लोकेशन ही नहीं पता, तब उसके लिए हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई होगा, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा ΔX × ΔP > h/4π। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं अभी आपको बता दूं, इसमें मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है। कक्षक आ गया, इसमें कक्षक आ गए, क्वांटम संख्याएं आ गई, इसमें आपकी एटॉमिक रेडियस आ गई, इसके में आपका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल आ गया, क्वांटम संख्याओं की भी सेपरेट स्टडी बाकी है। इसके अलावा कुछ बेसिक फार्मूले, तरंगदैर्घ्य निकालने वाला, अनिश्चितता, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये सब सारी की सारी चीज़ें। गतिज ऊर्जा की वैल्यू, स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती ये नहीं पता। रेडियस निकालने के लिए जिन 2 बलों की ज़रूरत पड़ती है उसमें से एक होता है आपका अभिकेंद्री बल और एक होता है आपका स्थिर विद्युत बल। तो अभिकेंद्री बल और स्थिर विद्युत बल की सहायता से हमको रेडियस मिलती है, और एनर्जी के लिए गतिज ऊर्जा और स्थिर विद्युत की स्थितिज ऊर्जा। मतलब ये सारा का अगर एक परमाणु की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर आपको हो गई या मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो गई तो केमिस्ट्री आपके लिए धीरे धीरे ईजी होने लगती है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, और यहीं से सारी की सारी डेफिनेशंस बनती है। सारी की सारी डेफिनेशन, चाहे संयोजकता हो, चाहे आपका एटॉमिक वेट हो। एटॉमिक वेट में किसकी ज़रूरत है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की ज़रूरत है। परमाणु क्रमांक में किसकी ज़रूरत है? प्रोटॉन की ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है। बस उदासीन स्थिति में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गारंटेड पार्टिकल नहीं है, कक्षा को छोड़ करके कभी भी जा सकता है। प्रोटॉन एक गारंटेड पार्टिकल है, हमेशा न्यूक्लियस में रहेगा। जब तक ये परमाणु स्टेबल रहेगा तब तक प्रोटॉन के न्यूक्लियस में रहने की पूरी संभावना है। तो एक बेसिक चीज़ है, अगर आपको केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है तो परमाणु संरचना में हर एक चीज़ को जीरो लेवल से समझिए। एक एक डेफिनेशन, एक एक टर्म और एक एक इफेक्ट को अगर आपने जीरो लेवल से समझा तो केमिस्ट्री आपके लिए ईजी होने वाली है। आने वाली वीडियोज़ में मैं एकदम टॉपिक वाइज चलूँगा और छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस पर्टिकुलर चैनल पर जो केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा इसका नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए। और जैसे जैसे मैं टॉपिक में आगे बढ़ते जाऊंगा वैसे वैसे PYQs आप ढूंढ करके लगाना स्टार्ट कर दीजिए पिछले 10 साल के। आप देखिए धीरे धीरे हमारा कोर्स आगे बढ़ते जाएगा और आपको बेनिफिट मिलते जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।